जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की ऑनलाइन क्लास पर। देखिएगा, आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे ऑलरिकल्चर का सेकंड टॉपिक आलू के बारे में। इससे पहले हम बैंगन के बारे में क्लास अपलोड कर चुके हैं। देखिएगा, आलू है, आलू विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है सब्जियों में वो किसका होता है? आलू का। भारत में सर्वाधिक उत्पादन कौन सी सब्जी का होता है? आलू का। विश्व में भी और भारत में भी। भारत में सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य कौन सा है जहां पर आलू सबसे ज्यादा उगाया जाता है? वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, देखिएगा, इसका जो अगर बॉटनिकल नेम की बात करते हैं, साइंटिफिक नेम, तो वो होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है, क्या होता है? सोलेनम ट्यूबरोसम। इसके बाद अगर हम इसमें गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम संख्या की बात करें, किसकी बात करें? क्रोमोसोम संख्या की। तो क्रोमोसोम संख्या जो होती है वो होती है 2n बराबर 48। ठीक है, बैंगन में कितनी बताई थी हमने बैंगन में बताई थी 2n बराबर 24। 24 दूनी 48, जस्ट इसका दोगुना किसमें होती है? आलू में होती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें आलू का उत्पत्ति स्थान कहां पे है, इसका ऑर्गन का कौन सी जगह को माना जाता है, तो वेबिनर नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया था? इसका उत्पत्ति स्थान वो बताया था पेरू। पेरू या फिर दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका। ठीक है, कुल के बारे में बात करें, कौन से कुल का है? तो ये है सोलेनेसी कुल का। सोलेनेसी। देखिए, सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो सब जो सोलेनेसी कुल की सब्जियां हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिएगा, आलू है, जो आलू का उत्पादन सर्वाधिक कहां पर होता है? सर्वाधिक उत्पादन वो होता है भारत में। कहां पर होता है? भारत में होता है यूपी में। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। राजस्थान की बात करता है तो राजस्थान में कहां पर है? धौलपुर का प्रथम स्थान है। आपसे क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि भारत के कौन से राज्य में आलू बिल्कुल भी नहीं उगाया जाता है, आलू की फसल बिल्कुल भी नहीं ली जाती है? वो है आपका केरल, जहां पर बिल्कुल भी आलू की फसल नहीं ली जाती है। केरल में। कहां पर? केरल में। यहां पर आलू की फसल बिल्कुल नहीं ली जाती है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं आलू में जो एक विषैला पदार्थ पाया जाता है, विषैला पदार्थ, तो विषैला जो पदार्थ पाया जाता है वो पाया जाता है सोलेनिन। सोलेनिन। ठीक है, देखिएगा, बैंगन में कौन सा पाया जाता था? सोलेसिडीन। सोलेसिडीन। और इसमें कौन सा पाया जाता है? सोलेनिन। कौन सा? सोलेनिन। ठीक है, आलू है, जो आलू का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर किया जाता है? भारत में। कहां पर किया जाता है? भारत में। और विश्व की ये चौथे नंबर की खाद्य फसल है। कौन से नंबर की है? चौथे नंबर की कौन सी है? खाद्य फसल है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखिए, इसके उपनाम के बारे में बात करते हैं। उपनाम कौन कौन से होते हैं? इसके उपनाम किस किस नाम से इसे जाना जाता है? देखिएगा, इसे बोला जाता है किंग ऑफ वेजिटेबल, यानी कि सब्जियों का राजा। किसका राजा? सब्जियों का राजा। सब्जियों का राजा, यानी कि किंग ऑफ वेजिटेबल। किंग ऑफ वेजिटेबल। ठीक है, दूसरा बोला जाता है इसे गरीब का भोजन। गरीब का भोजन या गरीब की सब्जी। गरीब की सब्जी भी बोल सकते हैं या गरीब का भोजन बोल सकते हैं। किसका? गरीब का भोजन, या आप इसे बोल सकते हो पुअर मैन फूड। ठीक है, इसके बाद इसे एक और नाम से जाना जाता है। वो कौन सा नाम है? कि गरीब आदमी का मित्र। गरीब का मित्र क्यों? क्योंकि देखिए, ये सब सब्जी है जो सबसे सस्ती मिल जाती है और लगभग सभी का गुजारा हो जाता है इससे। तो गरीब का भोजन भी इसे बोला जाता है, सब्जियों का राजा भी इसे बोला जाता है, गरीब आदमी का मित्र भी इसे बोला जाता है। इसके बाद
ये कौन सी क्रॉप है? कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप कौन सी क्रॉप है? कैश क्रॉप। कैश क्रॉप क्यों? क्योंकि इससे जो प्रति हेक्टेयर जो उपज प्राप्त होती है उससे जो हमें पैसा मिलता है वो ज्यादा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसे ज्यादातर जो किसान है वो किसके लिए करते हैं? पैसे के लिए। मतलब कि अधिकतर किसान क्या करते हैं? इसे बेच देते हैं। जैसे गन्ने की खेती की जाती है, गन्ना भी कैसी है? एक कैश क्रॉप है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कपास की, तो कपास कैसी है? एक कैश क्रॉप है। ठीक है, तो ये तो हो गई यहां तक की इंपॉर्टेंट चीजें। देखिएगा, स्टार्च की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। स्टार्च की मात्रा कितनी रहती है? सर्वाधिक। सर्वाधिक। ठीक है, स्टार्च किस रूप में पाया जाता है? फेरिना के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है? फेरिना के रूप में। भाई आलू में जो स्टार्च है वो किसके रूप में पाया जाता है? फेरिना के रूप में पाया जाता है। अगर हम अगली बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि आलू केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? यह स्थित है आपका शिमला में। कहां पर है जी? शिमला। इसकी स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 1949 में। 1949 1949 को। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये किस तरह की फसल है जो आलू है? ये एक C3 यानी कि इसमें कौन सा चक्र पाया जाता है? वो पाया जाता है इसमें C3। कौन सा? C3। अब आपको मैं बता देता हूं, देखिए जो भी रबी की फसलें होती हैं उन सब में अधिकतर कौन सा वो पाया जाता है? वो पाया जाता है आपका C3 चक्र। खरीफ की जो फसलें होती हैं अधिकतर उनमें पाया जाता है C4 चक्र। और अधिकतर जो फसलें जो रेगिस्तानी इलाके में उगाई जाती हैं उनमें कैम चक्र पाया जाता है। तो देखिए C3 जो चक्र है इसे बोला जाता है केल्विन चक्र। इसे किस नाम से जाना जाता है? केल्विन चक्र। ठीक है, केल्विन चक्र इसे बोला जाता है। इसमें जो प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है वो कौन सा बनता है? PGA। इसमें श्वसन दर जो रहती है, जो फसलों की श्वसन दर रहती है वो सर्वाधिक रहती है। श्वसन दर कैसे रहती है? श्वसन जो दर है वो सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक अर्थात तेज होती है। ठीक है, PGA इसका जो ये जो टूटता है, टूटते समय ये बहुत ही धीमे धीमे टूटता है। इससे अगर कोई अन्य पदार्थ बनता है तो PGA से बहुत ही धीरे धीरे अन्य पदार्थ बनता है। एक जो इसमें कौन सी फसलें आ जाती हैं? रबी की आ जाती हैं। दूसरा जो चक्र होता है वो होता है C4। और इस C4 चक्र को बोल सकते हैं हम हैच चक्र। हैच चक्र भी बोल सकते हैं, या स्लैग चक्र भी बोल सकते हैं। कौन सा? स्लैग चक्र। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। इसमें जो प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है तो वो कौन सा बनता है? ऑक्जेलिक अम्ल बनता है। ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल बनता है। ठीक है, ये आप लिख दीजिएगा ऑक्जेलिक अम्ल। इसमें श्वसन दर जो रहती है बहुत धीमी रहती है। C3 से धीरे रहती है। किसमें? C4 में। C3 में अधिक श्वसन दर और C4 में कम श्वसन दर। जो आलू में जो चक्र पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? C3 पाया जाता है। आप अपनी नॉलेज के लिए सीख सकते हो C4 किस में पाया जाएगा? अधिकतर जो खरीफ की फसलें रहती हैं। किसकी फसलें रहती हैं? खरीफ की फसलें रहती हैं। अगला जो इसमें आता है, एक आता है आपका कैम चक्र। कैम CAM। ठीक है, ये जो कैम चक्र होता है ये चक्र ऐसे इलाकों में पाया जाता है जैसे आपके कैक्टस का आपने पौधा देखा होगा, आपने रात की रानी का पौधा देखा होगा। देखिएगा ये पौधे कैसे होते हैं, इनके जो रंध्र जो स्टोमेटा होते हैं, इनके जो रंध्र होते हैं वो नाइट के समय तो खुलते हैं और दिन के समय बंद रहते हैं। ऐसा क्यों होता है?
ताकि वाष्प उत्सर्जन की दर को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। क्या किया जा सके, कम किया जा सके। जब स्टोमेटा रंध्र हैं जो जब दिन के समय खुलेंगे तो वाष्प उत्सर्जन यानी कि जल की अधिक हानि होगी, इसलिए इन पौधों में सी जो कैम चक्र पाया जाता है, जिन पौधों में, उन पौधों में जो रंध्र होते हैं वो कब खुलते हैं, रात के समय खुलते हैं। कौन से समय खुलते हैं जी, रात के समय। इसमें जो आते हैं वो आते हैं जैसे कैक्टस, एलोवेरा आदि, जो भी आपके रेगिस्तानी इलाके में जो पौधे उगाए जाते हैं वो सभी किस में आते हैं, कैम चक्र में आते हैं। ठीक है, इसको आप उतारिएगा, देखिएगा। अगर हम बात करते हैं भारत में जो सबसे पहले आलू का आगमन हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था, भारत में आलू का आगमन किसके द्वारा हुआ था, तो ये हुआ था लगभग और लगभग 17वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में, इधर समझ लीजिएगा, ये हुआ था आपका 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में सबसे पहले आलू को लाया गया था कहां पर, भारत में। किसके द्वारा लाया गया था, पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, देखिए इस समय तो सिर्फ और सिर्फ आलू को लाया गया था, भारत में लाया गया था, फसल नहीं ली गई है। लेकिन आपसे पूछ सकता है कि भारत में सर्वप्रथम आलू से फसल कब ली गई। अब देखिएगा, भारत में जो सर्वप्रथम आलू से फसल ली गई थी, भारत में जो आलू से सर्वप्रथम फसल ली गई थी, भारत में आलू से जो सर्वप्रथम फसल ली गई थी वो कब ली गई थी, वो ली गई थी आपकी 1822 में। कितने में, 1822 में। ये कहां पर ली गई थी, नीलगिरी की पहाड़ियां, देखिएगा नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां। ठीक है, यहां पर सर्वप्रथम क्या ली गई थी, ये फसल ली गई थी। ठीक है, सर्वप्रथम कहां पर उगाया गया था, इसे नीलगिरी की पहाड़ियों में उगाया गया था। आप देखिए, आप देख लीजिएगा दोबारा, आलू इसका जो कुल है वो कौन सा है, सोलेनेसी है। आपसे दूसरा ये पूछा जा सकता है कि ये कहां पर उगाया जाता है, ये दक्षिण अमेरिका या फिर पेरू, इसका क्या है, उत्पत्ति स्थान है। अगर इसमें बॉटनिकल नेम की बात करें तो सोलेनम ट्यूबरेसम होता है, 2n बराबर 48 होते हैं। सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो भारत में होता है। अगर भारत में पूछ लेता है कहां पर होता है, यूपी में होता है। केरल में आलू का उत्पादन नहीं किया जाता है, केरल में आलू का उत्पादन नहीं किया जाता है। इसमें आप लिख सकते हो उत्पादन नहीं किया जाता। ठीक है, केरल में उत्पादन नहीं किया जाता है। विषैला पदार्थ इसमें एक तो सोलेनिन पाया जाता है, एक इसमें चिपोनिन भी पाया जाता है। आप अपनी इसके लिए लिख सकते हो चिपोनिन नामक एक, चिपोनिन भी इसमें क्या पाया जाता है, एक विषैला पदार्थ पाया जाता है। ग्लाइकोलॉइड भी पाया जाता है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट तरीके से पूछता है वो सोलेनिन ही पूछ लेता है। चिप्सोना भी एक महत्वपूर्ण ही है। उपनाम की बात करें तो सब्जियों का राजा यानी कि किंग ऑफ वेजिटेबल, गरीब का भोजन यानी कि पुअर मैन ऑफ फूड, इसे कैश क्रॉप के नाम से जाना जाता है। स्टार्च की मात्रा सर्वाधिक होती है और स्टार्च किस रूप में होता है, फेरिना के रूप में होता है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, ये शिमला में स्थित है। इसकी जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी, 1949 में की गई थी। इसमें जो चक्र पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, वो केल्विन चक्र पाया जाता है। कौन सा चक्र पाया जाता है, केल्विन चक्र पाया जाता है। केल्विन चक्र में जो प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है वो कौन सा बनता है, पीजीए। पीजीए का जो विघटन होता है वो बहुत ही मंद गति से होता है। श्वसन दर कैसी होती है, तेज होती है। C3 जो चक्र है जो जिसमें भी पाया जाएगा उसकी श्वसन दर कैसी रहेगी, तेज रहेगी। 17वीं शताब्दी में इसे सर्वप्रथम लाया गया था कहां पर, भारत में। किसके द्वारा लाया गया था, पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। इसके बाद आपसे पूछ सकता है कि भारत में जो 1822 में इसकी खेती की गई थी सर्वप्रथम, वो कहां पर की गई थी, नीलगिरी की पहाड़ियों में की गई थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे उतार लीजिए। देखिएगा यहां तक आपको समझ में आ गया होगा।
अब हम बात कर लेते हैं अगली। देखिए इसमें जो सबसे, इसमें आलू में एक सुगंध आती है। आलू में आपने कभी सूंघा हो उसे, आप वैसे इतना इतना आपको टाइम नहीं है कि आप आलू को सूंघे, ठीक है, क्योंकि आप बिजी इंसान हो और बिजी इंसान कहाँ उसे सूंघ सकता है, ठीक है। तो आलू को सूंघने के लिए आप अगर सूंघोगे तो उसमें एक खुशबू आती है, सुगंध आती है। वो किसके कारण आती है? सुगंध। आप यहां पर लिख दीजिएगा सुगंध किसके कारण आती है? डाई मिथाइल और पायरेजीन। देखिए वर्डों में अगर थोड़ी मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए क्षमा है। देखिए जो ये वर्ड हैं ये कुछ ऐसे होते हैं, हर बुक में अलग अलग मिल जाएंगे, किसी में पायरेजीन किसी में पायरेजीन। तो इससे इतना आप समझ सकते हो, इतनी आप में सद्बुद्धि दी है भगवान ने, ठीक है। तो इस चीज को तो आप समझ सकते हो। सुगंध किसके कारण आती है? डाइमिथाइल पायरेजीन के कारण आती है। अगर हम इसे टेम्परेचर की बात करते हैं, तापमान की बात करते हैं, खेती के लिए तापमान कितना चाहिए? देखो 17 से 19 डिग्री तापमान, 17 से 19 डिग्री सेल्सियस जो तापमान रहता है वो इसके लिए कैसा होता है? उपयुक्त होता है। तापमान सर्वाधिक उपयुक्त, सर्वाधिक उपयुक्त तापमान, उपयुक्त तापमान, ठीक है। दूसरी आपसे मैं बता देता हूं, कंद, इसमें जो फल है, जो खाए जाने वाला भाग है, खाए जाने वाला भाग कौन सा है जी? खाए जाने वाला भाग है वो कौन सा है? वो है आपका कंद। आप इसे लिख सकते हो ट्यूबर। दूसरा नाम है इसका स्टोलन, वो भी लिख सकते हो। देखिए कंद है, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कंद किसका रूपांतरण है, कंद है जो वो किसका रूपांतरण है, तो ये आपको दे सकता है वहां पर तना यानी कि स्टेम। किसका? स्टेम, तने का। या वहां पर एक नया वर्ड मिल सकता है प्रो, ठीक है। ये भी प्रो मतलब भी क्या होता है? तना होता है, और स्टेम मतलब भी तना होता है। तो ये किसका रूपांतरण है? तने का रूपांतर है कंद। इसी को हम खाते हैं। कंद की वृद्धि कब रुक जाती है? कंद की जो वृद्धि है वो कितने डिग्री तापमान पर रुक जाती है? आप लिख सकते हो कंद की वृद्धि रुक, इसमें लिख लीजिएगा रुक जाती है कितने डिग्री तापमान पर? 31 से 32 डिग्री तापमान पर, 32 डिग्री। देखिएगा 31 से आप 30 से 32 मानो, ठीक है। क्वेश्चन आएगा उसमें आपको ऑप्शन के हिसाब से करना है। 31 दे रखा है तो आपको 31 क्लिक कर देना है। ऐसा तो वो देगा नहीं कि 30, 31, 32, 33, ये तो कोई ऑप्शन देगा नहीं। ऑप्शन देगा थोड़े इतना डिफरेंट दे देगा कि आप समझ जाओगे कि 30 और 25 में कितना अंतर है, ठीक है। तो ये तो हो गई यहां तक की। इसमें देखिएगा एक अर्थिंग अप की क्रिया भी की जाती है। अर्थिंग अप की क्रिया की जाती है। अब अर्थिंग अप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मिट्टी चढ़ाना। अर्थिंग अप की क्रिया किस किस में की जाती है? गन्ने में भी की जाती है। तो अर्थिंग अप की जो क्रिया की जाती है आलू में, वो 40 दिन बाद की जाती है। कितने दिन बाद? 40 दिन बाद, ठीक है, 40 दिन बाद की जाती है। अगली अगर हम इसमें बात करते हैं कि इसके लिए जो फसल है ये, इसके लिए जो तापमान कितना कितना रहना चाहिए? 17 से 19 डिग्री रहना चाहिए उपयुक्त। कंद की वृद्धि कब रुक जाती है? 31 से 32 डिग्री तापमान पर रुक जाती है। देखिएगा सुसुप्तावस्था तोड़ने के लिए जो उपयोग किया जाता है वो किसका उपयोग किया जाता है? आलू में सुसुप्तावस्था, डोरमेंसी को तोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका Ga3 जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग कर सकते हो,
या फिर आप कर सकते हो जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग किया जा सकता है। और अगला एक और होता है, वो है थायोयूरिया। थायोयूरिया 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 का भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है, जिब्रेलिक एसिड या थायोयूरिया। अब देखिएगा आलू की जो मतलब आलू की जो फसल, मतलब कि एक तरीके से बीज बनाने के लिए कौन कौन सी जो पद्धति है उनका उपयोग किया जाता है। तो एक तो पद्धति का नाम है एसपीटी, और दूसरी जो पद्धति है उसका नाम है टीपीएस। अब आप समझना, एसपीटी और टीपीएस उल्टी है दोनों, लेकिन इसका तो अर्थ होता है सीड प्लॉट टेक्निक। सीड प्लॉट टेक्निक ठीक है। इसका जो अर्थ है इसका होता है ट्रू पोटैटो सीड। ट्रू पोटैटो सीड, इसका ट्रू पोटैटो सीड हिंदी में अगर बात करें इसका होता है सत्य आलू बीज। सत्य आलू बीज, ये दोनों क्या है, आलू की जो पौध तैयार, मतलब एक तरीके से बीज तैयार किया जाता है, उसकी क्या है, एक विधि है। जो टीपीएस है यानी कि ट्रू पोटैटो सीड है, इसको तो विकसित किया था रामानुजन ने। किसने? रामानुजन ने। लेकिन सीड प्लॉट जो टेक्निक है इससे किया था पुष्करनाथ ने। पुष्करनाथ ने किसे किया था? सीड प्लॉट टेक्निक को कब किया था? इसे किया था 1967 में। अगर पूछ ले तो क्या बता देना, 1967 में। मैं आपको बता देता हूं जानकारी के लिए, जो एसपीटी है, सीड प्लॉट टेक्निक है, इसके द्वारा जो पौधे तैयार किए जाते हैं वो रेगिस्तानी इलाके में किए जाते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, इससे जो पौधे तैयार होते हैं वो वायरस मुक्त होते हैं। वायरस मुक्त पौधे तैयार होते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं कि जो इसमें देखिए, अगर हम बात करते हैं भंडारण के लिए तापमान कितना होना चाहिए जी? भंडारण के लिए जो तापमान है वो रहना चाहिए आपका 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए, एक दो चीजों की गलती हो जाती है, वैसे गलती होना असंभव है, ठीक है, फिर भी अगर हो जाती है तो उसमें देखिए हम भी भगवान नहीं है, ठीक है, हो जाती है तो आप उसे सही कर लीजिएगा। यहां तक जब किसी भी हालत में कोई असंभव ही है जो गलती हो जाए, फिर भी आप ध्यान, जब भी हो जाए तब भी आप देख लेना, ठीक है। देखिए, सबसे ज्यादा जो मेहनती जीव है इस संसार में, सबसे ज्यादा जो मेहनती जीव है इस संसार में वो है चींटी। क्या है? चींटी। चींटी इस संसार में सबसे ज्यादा मेहनती है, बहुत काम करती है, ठीक है। तो इसलिए आप भी, सबसे छोटा है लेकिन है सबसे ज्यादा मेहनती, तो आप भी ऐसा ही बनिएगा। देखो जी, अब हम अगली जो बात करते हैं वो बात करते हैं किस्मों के बारे में। देखिए, किस्म इसमें कोई याद करने की कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। किस्म तो इसमें क्या है, एक बस वर्ड याद रखना, कुफरी। जिस भी किस्म के आगे या पीछे कुफरी लगता है वो किसकी किस्म है? आलू की है। दूसरी चीज, अगर आपसे पूछ लेता है कि आलू की प्रोसेसिंग के लिए कौन सी किस्म उपयुक्त है, ठीक है, प्रोसेसिंग के लिए यानी कि प्रसंस्करण के लिए, ठीक है, तो वो है चिप्सोना। कुफरी चिप्सोना फर्स्ट, कुफरी चिप्सोना सेकंड। कुफरी चिप्सोना फर्स्ट और कुफरी चिप्सोना सेकंड। तो ये चीज तो आपको कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, कुफरी जिसके आगे लग जाएगा वो किसकी किस्म है? आलू की है। अब हम आज बात करते हैं रोग के बारे में। इसमें जो रोग होते हैं आलू में वो कौन कौन से होते हैं, इसके जो डिसीज हैं, देखिएगा। डिसीज के बारे में अगर बात करते हैं तो देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट तरह की डिसीज पाई जाती हैं, और ये डिसीज हैं, इनमें से ही क्वेश्चन बनता है। आलू में अगर क्वेश्चन बनता है तो सबसे ज्यादा वो बनता है डिसीज में से, जो इसके रोग हैं। तो प्रथम जो रोग है उसके बारे में बात करते हैं भाई। प्रथम जो रोग है वो है इसमें वार्ट रोग। वार्ट,
आप इसे लिख सकते हो WART, वार्ट डिसीज, वार्ट डिसीज आप इसे बोल सकते हो, वार्ट रोग, ठीक है, हिंदी में इसे बोला जाएगा वार्ट रोग। जो वार्ट रोग है ये एक कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कवक के द्वारा। उस कवक का नाम क्या है? उसका नाम है साइक्लोट्रियम एंडोबायोटिक्स। साइक्लोट्रियम, देखिएगा आप, अगर आपको भाषा में समझ नहीं आ रहा है तो आप यहां से समझ लीजिएगा। साइक्लोट्रियम, साइक्लोट्रियम एंडोबायोटिक्स, एंडोबायोटिक्स, देखिए याद हो जाएगा, कोई ज्यादा खतरनाक नाम नहीं है, नॉर्मल है। साइक्लोट्रियम एंडोबायोटिक्स इसका नाम है, ठीक है। ये कवक होता है। क्या होता है भाई? ये कवक होता है। ये क्या है? कवक है जी, ठीक है। देखिए ये जो रोग है वो सबसे ज्यादा फैलता है कहां पर? दार्जिलिंग में, यानी कि पश्चिम बंगाल में। आप इसे लिख सकते हो कहां पर फैलता है। ये फैलता कहां पर है जी? फैलता कहां है? यही लिख दो, ऐसे समझ में आ जाएगा, आपको समझना है, ठीक है। फैलता कहां पर है? ये फैलता है आपका दार्जिलिंग में। सॉरी, ये देखिए आप, इसे कर देता हूं साफ, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग यानी कि पश्चिम बंगाल लिख दीजिएगा, पश्चिम बंगाल। अब आप समझना इसमें क्या लगाया गया है। ये जो वार्ट रोग होता है, आपको बता देते हैं, ये जो वार्ट रोग है ये फैलता कहां पर है? दार्जिलिंग में, पश्चिम बंगाल में। इस रोग के ऊपर डोमेस्टिक क्वारंटाइन लगा हुआ है, स्थानीय संगरोध लगा हुआ है, यानी कि ये मान लीजिएगा ये है आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है, और ये है आपका भारत। अब देखिए जो ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल, यहां से, पश्चिम बंगाल से भारत में आलू की फसल नहीं लाई जाती। जो आलू है उसे नहीं लाया जाता। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है, इस आलू सबसे ज्यादा फैलता कहां है? पश्चिम बंगाल की समस्या है। तो पश्चिम बंगाल की समस्या है, अगर हम इस आलू को अपने भारत में लिया है तो भारत में भी, ये भारत की जो फसल है उसमें भी ये रोग क्या कर देगा? उत्पन्न कर देगा। यहां पर भारत में भी क्या कर देगा जी? उत्पन्न कर देगा, ठीक है। अब भारत में जो उत्पन्न होगा तो इसलिए यहां पर क्या लगाया गया है? स्थानिक संगरोध लगाया गया है कि यहां से कोई भी फसल नहीं लाई जाएगी। दी जा सकती है लेकिन वहां से लाई नहीं जा सकती है, क्योंकि अगर वहां से लाया गया तो ये हमारी फसल में भी क्या कर देगा? बीमारी उत्पन्न कर देगा। तो इसलिए इस जो संगरोध को, इस रोग को जो बोला जाता है वो बोला जाता है डोमेस्टिक क्वारंटाइन, क्वारंटाइन, सॉरी ये गलत लिख गया, देखेगा, क्वारंटाइन, इसे बोला जाएगा स्थानिक संगरोध, स्थानिक संगरोध, ठीक है। क्या बोला जाएगा साहब? स्थानिक संगरोध। देखो ये जो बीमारी है इसी चीजों, ऐसी ही चीजों को पूछ लेता है वो कभी कभी कि इस निम्न में से स्थानिक संगरोध लगाया गया है या डोमेस्टिक क्वारंटाइन लगाया गया है। आपको 4 रोग दे देगा, आप तो वहां पर फंस जाओगे। तो किस में लगाया गया है? वो लगाया गया है आपके वार्ट रोग में। इसके बाद अगली देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, अगला जो रोग है वो अगला रोग है आपका ब्लैक स्पर्म, ब्लैक स्पर्म। ये ब्लैक स्पर्म है, ये किसके द्वारा फैलता है? ये जो फैलता है साहब, ये फैलता है आपका राइजोक्टोनिया सोलेनाई के कारण, राइजोक्टोनिया सोलेनाई, राइजोक्टोनिया सोलेनाई के कारण फैलता है, ठीक है। अगला एक और रोग है, वो कौन सा है?
वो है आपका अगेती झुलसा। अगेती झुलसा, या इंग्लिश में बोले हैं तो क्या बोलेंगे, ईयरली डिसीज, ठीक है। अगेती झुलसा, अगेती झुलसा को क्या बोलेंगे, ईयरली झुलसा, ठीक है। तो इसका जो रोग जनक है वो कौन सा है, वो है आपका अल्टरनेरिया सोलेनाई। अल्टरनेरिया सोलेनाई, अल्टरनेरिया सोलेनाई, ये इसका क्या है, नाम है। यह भी एक कवक है, यह भी क्या है, एक कवक है। ये बीमारी इतना ज्यादा हानि नहीं पहुंचाती है, ये बीमारी इतनी ज्यादा हानि नहीं पहुंचाती है। इसमें एक बीमारी और पाई जाती है, उसका नाम है पछेती झुलसा। पछेती झुलसा, ये जो होती है, ये होती है आपकी, ये किसके द्वारा होती है, ये होती है फाइटोपथेरा फाइटोपथेरा इन्फेंटस के कारण। फाइटोपथेरा इन्फेंटस, फाइटोपथेरा इन्फेंटस के कारण होती है। भाई जो अगेती पछेती झुलसा जो बीमारी है, इसके कारण यूरोप यानी कि आयरलैंड में एक अकाल पड़ा था, बहुत खतरनाक अकाल पड़ा था, और वो पड़ा था आपका 1845 में। भाई वहां पर क्या पड़ा था, एक अकाल पड़ा था बहुत खतरनाक। इस अकाल को जो नाम दिया गया, वो नाम दिया गया था आयरिस दुर्भिक्ष। ये जो अकाल पड़ा था, इस अकाल को क्या नाम दिया गया था, आयरिस दुर्भिक्ष, क्योंकि ये अकाल इतना खतरनाक था कि आलू की फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, और यह एक महामारी के रूप में फैला था। ये रोग पछेती झुलसा है, ये एक महामारी के रूप में फैला था, और इस रोग की वजह से लगभग 12.5 लाख लोग मर गए थे जी। 12.5 लाख लोग, 12.5 लाख लोग। अब आप पूछेगा रोग तो फसल में हुआ है तो लोग क्यों मर गए भाई? देखिए, आलू की फसल का इतना उपयोग है अपनी दृष्टि से कि इससे पता नहीं कितने लोगों की आजीविका चलती है, ठीक है, बहुत का जीवन चलता है। तो ये जो है, इसके कारण लोग भूखे मर गए थे, आलू ही नहीं मिला था, जरूरतें पूरी नहीं हो पाई, तो क्या हो गया, 12.5 लाख लोग मर गए भूख के कारण, और 15 लाख लोगों ने लगभग 15 लाख लोगों ने स्थानांतरण कर दिया, अन्य देशों में छोड़ गए, आयरलैंड को छोड़कर। तो ये जो इस पछेती झुलसा रोग के कारण जो अकाल पड़ा था, उसे बोला जाता है आयरिस दुर्भिक्ष। आयरिस दुर्भिक्ष, भाई आयरिस दुर्भिक्ष इसको क्या किया जाता है, बोला जाता है। यहां तक इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले जो रोग हैं, 4 रोग हमने पढ़ लिए इसके इंपॉर्टेंट। अब जो एक और रोग आता है, वो 5वें नंबर का आता है जी, वो है ब्लैक हार्ट। ब्लैक हार्ट नामक एक रोग और होता है भाई इसमें। अब आप समझो, ये जो ब्लैक हार्ट रोग होता है, हार्ट में क्या होता है, दिल। क्या होता है, दिल, हृदय। हम इसे क्या बोलते हैं, दिल। ये दिल टूट जाता है कभी कभी, प्यार प्रेम में क्या होता है, टूट जाता है कि ये मेरा दिल तोड़ गई, ठीक है, वो मेरा दिल तोड़ गया। देखिए, दिल जो टूटता है, दिल एक निर्दोष है, इसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, इल्जाम लगाते हैं। सब काम तो होता है हमारे प्रमस्तिष्क का, किसका, सेरिब्रम का। अरे सेरिब्रम हमें सोचने समझने की शक्ति देता है, सेरिब्रम ही हमें क्या देता है, सोचने समझने की शक्ति देता है। तो हम जो दिल को करते हैं ना खाम बदनाम, ये तो हमारा गलत है। जिसका काम होता है सिर्फ और सिर्फ ब्लड का क्या करना, सर्कुलेशन, उसे पूरे शरीर में पहुंचाना, उसको शुद्ध करना, ये काम होता है। हम इसे खामखा क्या करते हैं, बदनाम करते हैं। दिल का कोई पूरा काम जो रहता है, वो सब रहता है सेरिब्रम का। सेरिब्रम जो सोचेगा वो होगा,
सेरिब्रम जो करेगा वो होगा, दिल का कोई काम नहीं रहता है। ठीक है, तो आगे से आप भी ना बोले कि मेरा दिल तोड़ गई या वो तोड़ गई, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आ जाइएगा ब्लैक हार्ट। हार्ट यानी कि हृदय। हृदय को सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है? ऑक्सीजन की। किसकी होती है? ऑक्सीजन की। तो आप इसे याद रख सकते हो ऐसे, ये जो रोग होता है ब्लैक हार्ट आलू में, ये होता है ऑक्सीजन की कमी से। किसकी कमी से साहब? ऑक्सीजन की कमी से। ठीक है, ये जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? ऑक्सीजन की कमी से। ऑक्सीजन की कमी क्यों हो जाती है? आपने आलू का भंडारण किया, आलू के भंडारण के लिए कितना तापमान चाहिए? टेम्परेचर चाहिए आपको 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। कितना चाहिए जी? 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। अब आपने वो तापमान या तो घट गया या वातावरण नहीं मिल पाया है, उसकी वजह से क्या होती है, इसमें ऑक्सीजन की कमी आ जाती है टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से। तो इसलिए कौन सा रोग होता है? ब्लैक हार्ट। छठा जो रोग है वो है आपकी चीलिंग क्षति। चीलिंग क्षति। क्षति लिख लीजिएगा आप भी, इतनी इंग्लिश मुझे भी नहीं आती है। चीलिंग क्षति, ये जो चीलिंग क्षति होती है ना, बहुत सी जगह क्या होता है, आलू का जैसे आप समझ लीजिएगा जम्मू कश्मीर आलू जा रहा है तो वहां पर आलू को भंडारण करके रखते हैं। तो कितने डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब जब 0 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे तो अधिक समय तक भंडारण से क्या होगा, उसमें चीलिंग क्षति यानी कि ये एक नामक रोग हो जाता है। अगला जो रोग है वो होता है आपका खोखला तना। खोखला तना। आलू का कभी कभी क्या होता है, जो ये आलू है अंदर से कैसा होता है? खोखला होता है। तो इसे आप बोल सकते हो होलो स्टेम। ये किसके कारण होता है? जो होलो स्टेम होता है वो होता है आपका नाइट्रोजन की अधिकता के कारण। नाइट्रोजन की अधिकता, नाइट्रोजन की अधिकता के कारण। किसके कारण होता है भाई? नाइट्रोजन की अधिकता के कारण। देखो किसी भी चीज को अगर हम कुछ भी चीज देख लीजिए लाइफ में, अगर हम उसे लिमिट से ज्यादा देते हैं तो उसके साइड इफेक्ट देना प्रारंभ कर देती है वो, चाहे वो आपकी ये नाइट्रोजन हो और चाहे आपका कोई प्यार प्रेम हो। आप किसी को अगर ज्यादा ही समझने लग गए कि किसी के ख्यालों में इतने खो गए बहुत ज्यादा, तो ये भी आपको क्या करेगा? क्षति देगा। जैसे नाइट्रोजन आलू को दे रही है भाई, तो आलू को क्या दे रही है? ये क्षति दे रही है। इसके बाद 8वां जो रोग है वो है आपका ग्रीनिंग। ये आप ग्रीनिंग एन लगा लीजिएगा, यहाँ पे ये एन लगा दिया भाई। इस ग्रीनिंग को बोला जाता है कंद का हरापन। आपने देखा होगा, ये तो आपने देखी, सबने देखा होगा, ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसने नहीं देखा होगा। आलू को देखिए, कभी कभी जो आलू होता है ना वो हरे रंग का होता है। कैसे रंग का हो जाता है? हरे रंग का हो जाता है। तो उसमें सोलेनिन नामक पदार्थ बन जाता है और वो बहुत हानिकारक रहता है। अगर मनुष्य सोलेनिन नामक पदार्थ को 100 ग्राम अगर मात्रा मिल रही है ना उसे, तो भाई ये मनुष्य के लिए हानिकारक है। अगर mg में पूछ ले तो 5 mg अगर मिल रही है तो भी हानिकारक है। क्वेश्चन आ सकता है कि सोलेनिन की मात्रा निम्न में से हानिकारक है? 100 ग्राम, 150 ग्राम, 500 ग्राम, 1 kg। तो वहां पर 100 ग्राम कर देना। mg में पूछ ले तो 5 mg बता देना। सिंपल है। तो कंद का जो हरापन होता है वो किसके कारण होता है? सनलाइट रहती है जो आपकी, सनलाइट यानी कि सूर्य प्रकाश। भाई साहब, सूर्य प्रकाश की जब किरणें अगर आलू आपको कहीं पे दिख गया, आलू उगाया हुआ है और कहीं से वहां से मिट्टी हट गई, डोलों पे तो उगते हैं, एक डोल सी बना ली जाती है, उन पर कहीं से मिट्टी हट गई है, वहां पर क्या चला जाता है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जैसे ही गिरेगा वो वहां से कैसे रंग का हो जाएगा? हरे रंग का हो जाएगा। तो ये किसके कारण फैलता है? किसके कारण फैलता है भाई? सनलाइट के कारण।
अगर इसमें देखिए वैरायटी के बारे में अगर मैं आपको बता देता हूं, किसमें आपको याद रखनी है सिर्फ और सिर्फ जिसके आगे कुफरी लगेगा, कुफरी, वो सब किसकी किस्म है जी, आलू की। बहुत भाई सबसे आसान अगर याद करने की किस्म है ना तो आलू की है। पूरी ऑलरी कल्चर में, सब्जी विज्ञान में अगर सबसे ज्यादा याद करने में अगर सरल है तो आलू की किस्म है। साल बस एक चीज मिल जाए, कुफरी मिल गया तो आलू मिल गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आलू लगा देना बस कुफरी देखकर। आपसे पूछ सकता है किस प्रसंस्करण के लिए, प्रसंस्करण या आप प्रोसेसिंग के लिए अगर पूछ लेता है तो वहां पर बस आपको एक लगानी है, कुफरी चिप्सोना, कुफरी चिप्सोना, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है चलने दो, ठीक है। तो ये बस याद रखनी है प्रसंस्करण के लिए कौन सी उपयुक्त है। चिप्सोना यानी कि चिप्स, समझ गए होंगे भैया, चिप्स बनाई जाती हैं। आप इसको इकट्ठा करके रख सकते हो कि अब हम सर्दियों में खाएंगे इसे या गर्मियों में खाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए कौन सी का उपयोग करोगे, कुफरी चिप्सोना का प्रयोग करोगे, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ, क्रूसीफेरिया ब्रेसिकेसी कुल की ऐसी सब्जियां हैं जैसे ब्रोकली वगैरह, ब्रोकली, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ये सब, इनको जितना हम यूज करेंगे उससे आयोडीन की कमी हो जाएगी हमारे शरीर में, और आयोडीन की कमी होगी तो क्या होगा, घेंगा रोग उत्पन्न हो जाएगा। तो ज्यादातर आप किस चीज का उपयोग ना करें, गोभी का उपयोग भी ना करें, ठीक है। तो ये आपका आलू यहाँ पर आज कंप्लीट होता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को सबसे ज्यादा तो शेयर करें, सबसे ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।